नमस्कार, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल IDK कोचिंग पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों का मैसूर को लेकर के युद्ध होता है मैसूर के नवाब से, जिसके परिणाम स्वरूप हमने दो युद्धों की चर्चा की थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद में जो है हम क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है उससे संबंधित 4-5 सवाल आपको कराया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो थर्ड आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था ये 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। अच्छा, इस युद्ध का कारण क्या था? तो इसका जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि इससे पहले आपने देखा कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें हैदर अली के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको हमने पढ़ा था मंगलोर की संधि के रूप में। तो होता क्या है कि मंगलोर की जो संधि होती है उसका उल्लंघन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसका क्या किया जाता है? पहला कारण क्या था कि जो मंगलोर की संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उस संधि में यह हुआ था कि ना तो ब्रिटिश कंपनी यानी कहने का मतलब है अंग्रेज और ना ही हैदर अली एक दूसरे के परिणाम स्वरूप हुआ क्या, तो इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वो इसी संधि को लेकर के पूछा जाता है। जैसे आपको जो पहला पढ़ाया गया कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था इसमें आपने पढ़ा कि मंगलोर की संधि हुई थी, और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो ये संधि को लेकर के सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये हुआ कब था? 1792 में, 1792 ईस्वी में। इस संधि के फलस्वरूप फिर क्या हुआ कि टीपू और अंग्रेजों के बीच कहा गया कि जो क्षेत्र जीता गया है टीपू सुल्तान के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, ये एक दूसरे के क्षेत्र को क्या करेंगे? वापस कर देंगे। और जो सैनिक युद्धबंदी के रूप में बनाए गए थे उनको भी क्या किया गया? छोड़ दिया गया। ब्रिटिश ने जो है जितने भी युद्धबंदियां बनाए थे सुल्तान के उनको छोड़ दिया और सुल्तान ने अंग्रेज सैनिकों को छोड़ दिया। इसके बाद 3 करोड़ रुपए, कितना? 3 करोड़ रुपए सुल्तान के द्वारा, कहने का मतलब है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को दिया। अंग्रेजों को देने का मतलब है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्यों देते हैं? युद्ध के हार जाने के बदले में, कि जो युद्ध लड़ा गया था उसमें जो जुर्माना लगाया गया, एक प्रकार से जो क्षति हुई, जो नुकसान हुआ, उसके बदले में 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान ने दिया। किसको? अंग्रेज को। और इसके बाद जो पूरा इनका आधा साम्राज्य था, मैसूर का जो आधा साम्राज्य था, ये पूरा हिस्सा देना पड़ा अंग्रेजों को। तो ये हुई थी रंगपट्टनम की संधि। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये तो तीसरा आपका था। ठीक है, कारण क्या था कि इसमें जो है जो मंगलोर की संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया गया था और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ अपना संबंध बनाए रखा। टीपू सुल्तान को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो मित्रों की जो सूची भेजी गई थी उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। इनको ब्रिटिश शासन का दुश्मन माना गया था। फिर परिणाम क्या हुआ? आप लोगों ने देखा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के परिणाम स्वरूप 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान किसको देता है? अंग्रेजों को देता है। और अपना जो आधा साम्राज्य था वो भी क्या करते हैं? अंग्रेजों को दे देना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये कब लड़ा गया था और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था इसकी बात करते हैं तो ये आपका लड़ा गया था 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसके बारे में भी जाना जाए कि इस युद्ध को लड़ने का कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण तो वही आपका था कि टीपू सुल्तान ये लगातार फ्रांसीसियों के संपर्क में था। इन्होंने फ्रांसीसी के साथ अपना संबंध बनाए रखा। ठीक है, दूसरा क्या था कि आप देखेंगे इसी समय जो अगला भारत का जो गवर्नर जनरल बनकर के आता है लॉर्ड वेलेस्ली आता है। कौन आता है जी? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की एक प्रकार से आक्रामक नीति थी। तो इसने क्या किया? एक के बाद एक जो राज्य थे उनको आपस में मिलाना शुरू कर दिया।
तो बेलेजलिमी की आक्रामक नीति होने की वजह से जो है मैसूर और अंग्रेज के बीच में चौथा युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में भी क्या होता है कि टीपू सुल्तान पराजित होता है। टीपू सुल्तान पराजित होता है और रंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है पूरे दक्षिण भारत पर जो अधिकार हो जाता है वो ब्रिटिश का हो जाता है, यानी ब्रिटिश कंपनी का हो जाता है। इसके बाद जो साम्राज्य का जो शेष भाग बचता है उसको आप यहीं पर देखेंगे। दक्षिण भारत में एक हिंदू वंश था, वाडियार वंश। वाडियार वंश के कृष्णराज को वहां का शासक बना दिया जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि लॉर्ड बेल्जली की एक संधि लेकर के एक नीति लेकर के आया था जिसको हम पढ़ेंगे सहायक संधि के रूप में। इस संधि के तहत लॉर्ड बेल्जली ने अधिकतर भारत के जो राज्य थे उनको क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किस प्रकार से मिला था अभी आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो सहायक संधि थी वो क्या थी और उसे क्यों लाया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मैसूर राज्य का जो आधा हिस्सा था उसमें वाडियार वंश का जो शासक था कृष्णराज, इनको क्या किया गया? वहां का राजा बना दिया गया। इसके बाद जो शेष भाग बचा था उस शेष भाग में कुछ भाग निजामों को दे दिया गया और कुछ हिस्सा मराठों को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का क्या किया था? समर्थन किया था युद्ध में। तो कुछ हिस्सा जो इसके अलावा जो बचा था मैसूर राज्य का उसको निजाम को दे दिया और कुछ हिस्सा किसको दे दिया? मराठों को दे दिया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये तो था कि अंग्रेजों का युद्ध होता है मैसूर को लेकर के, मैसूर पर पूरा अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसी समय अंग्रेजों के साथ मराठों का भी युद्ध होता है। मराठों का युद्ध होता है जिसको हम पढ़ते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में। फिर इसी समय पंजाब के साथ, पंजाब के जो सिख होते हैं उनके साथ भी अंग्रेजों का युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम पढ़ते हैं आंग्ल सिख युद्ध के रूप में। हालांकि उतना डीपली हम लोगों को पढ़ना नहीं है, तो वहां से जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे जो है आपको बता देंगे, वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा जो है युद्ध की समाप्ति होती है। ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार कर देते हैं और सबसे बड़ी बात जब लॉर्ड बेल्जली आता है तो ये एक संधि को लेकर के आता है जिसको हम पढ़ेंगे सहायक संधि के रूप में। तो आइए जाना जाए कि क्या थी सहायक संधि और इसे क्यों लाया गया और इसका परिणाम क्या हुआ। तो सहायक संधि लॉर्ड बेल्जली के द्वारा लाया गया था। इसके कुछ नियम थे। वो नियम क्या क्या थे? तो बेल्जली की सहायक संधि क्या थी इसके बारे में जाना जाए। आप देखेंगे कि ये जो सहायक संधि है ये सबसे पहले जो लाई जाती है डुप्ले के द्वारा लाई जाती है। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। सबसे पहले इस सहायक संधि को जो लेकर के आता है, कौन लेकर के आता है? डुप्ले। जबकि इसका बड़े स्तर पर साम्राज्यवादी के रूप में जो प्रयोग करता है वो बेल्जली करता है। तो डुप्ले जब इस नीति को लेकर के आया था तो इसमें क्या होता था कि जब दो भारतीय राज्य आपस में उनके बीच में लड़ाइयां हो रही होती थी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के, तो उसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था ये किसी एक राज्य की सहायता करता था उस युद्ध में। बदले में ये उस राज्य से क्या करता था? पैसे यानी धन लेता था। सहायता करने के बदले में क्या लेता था? धन लेता था। लेकिन बेल्जली जब आते हैं तो इन्होंने इस संधि का यानी जो सहायक संधि थी इसका प्रयोग करता है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। कैसे करता है पहले आइए इसके बारे में जाना जाए। तो सहायक संधि क्या थी, इसके नियम क्या थे, तो इसकी विशेषता क्या थी? तो ये थी कि इसमें अगर कोई राज्य ब्रिटिश कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता था तो बदले में होता क्या था कि कंपनी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य जो दूसरा कंपनी का जो शत्रु राज्य होता था, जो दुश्मन राज्य होता था, उस व्यक्ति को अपने राज्य में ना तो शरण देगा और ना ही उनको किसी प्रकार की नौकरी में रखेगा। ये पहली विशेषता थी। क्या थी कि जो भी राज्य ब्रिटिश कंपनी के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करता, बदले में क्या होता कि कंपनी की स्वीकृति के बिना यानी बिना कंपनी के परमिशन के वो राज्य किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को ना तो शरण दे सकता था ना ही उसे नौकरी पर रख सकता था। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि वो जो राज्य था जो ब्रिटिश कंपनी के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था वो किसी दूसरे राज्य के साथ ना तो कोई संधि कर सकता था, ठीक है, ना ही उनसे मित्रता कर सकता था और यहां तक कि ना ही उनसे कोई
युद्ध लड़ सकता था। अगर उसे कोई संधि करनी है या मित्रता करना है या फिर युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले उसको ब्रिटिश कंपनी से क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, आज्ञा या स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उसके बाद ही जो है वो चाहे संधि की बात करें या फिर युद्ध की बात करें वो दूसरे राज्य से लड़ सकता था। यही थी बेलजली की सहायक संधि का नियम। इसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या था कि इस संधि के तहत जो देसी रियासत या जो राज्य ब्रिटिश कंपनी से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, बदले में उनको अपनी देसी रियासत में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी, एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। और उस सेना का जितना भी खर्च होगा, उस सेना को रखने पे जो भी खर्च आएगा, उन सब खर्च का वहन कौन करेगा, वो जो देसी रियासत होगी, यानी वो राज्य करेगा। ये इसकी विशेषताएं थी। और चौथा काम क्या था कि उस राज्य में ब्रिटिश का अपना एक अलग रेजिडेंट होगा, ब्रिटिशों का अपना क्या होगा, एक अपना रेजिडेंट होगा। अच्छा, ये रेजिडेंट क्यों बनाया गया, क्योंकि ये खुद वहां के देसी रियासत का जो शासन व्यवस्था है, शासन जो प्रबंधन है, यानी लॉ एंड ऑर्डर, उन सबको क्या कर सके, व्यवस्थित कर सके। तो ये सहायक संधि के नियम थे। क्या क्या थे? पहला नियम क्या था कि अगर जो भी राज्य ब्रिटिश कंपनी के साथ में इस संधि पर हस्ताक्षर कर लेगा, वो उसकी बिना परमिशन के, बिना स्वीकृति के किसी अन्य राज्यों के साथ ना तो कोई संधि कर सकता है, ना ही युद्ध कर सकता है, और ना ही किसी अन्य राज्य के लोगों को अपने राज्य में शरण दे सकता है, और ना ही उसे नौकरी पर रख सकता है। और उसके बाद में एक अंग्रेजी सेना को जो है अपने राज्य में रखना पड़ेगा, और उस सेना के प्रति जितना भी खर्च आएगा, उन सब खर्चों का जो निर्वहन करेगा कौन करेगा, वो देसी रियासत करेगी, वो राज्य स्वयं करेगा। और हर राज्य में उसका क्या होगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, जिसका काम क्या होता था कि वहां की शासन व्यवस्था की देखरेख करना। अब आइए जाना जाए कि जो बेलजली की सहायक संधि थी, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था, फ्रांसीसी जो थे, इनका जो व्यापार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो संधि की गई थी उसमें यही बात किया गया था कि बिना कंपनी के परमिशन के किसी अन्य राज्य के लोगों को ना तो नौकरी पर रखा जाएगा, ना ही उनको शरण दी जाएगी। तो इस वजह से जो फ्रांसीसी थे, इनका क्या हुआ, भारत पर जो पूरा व्यापार था वो पूर्णतः क्या हुआ, समाप्त हो गया, इनका प्रभाव एकदम से खत्म हो गया। दूसरी बात आप देखेंगे कि जैसे आपने यहां पे देखा कि राज्यों को यह अनुमति नहीं थी कि बिना विदेशी जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसके परमिशन के बिना किसी अन्य राज्य के साथ में युद्ध लड़ सके या फिर कोई संधि कर सके। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि एक प्रकार से जो विदेशी नीति थी वो सीधा कंपनी के हाथ में आ गई। जो राज्यों की जो अपनी विदेश नीति थी वो किसके हाथ में आ गई, कंपनी के हाथ में आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसी देसी राज्य के खर्चे पर ही जो राज्य से ब्रिटिश सेना रखती थी, उसी के खर्चे पर ही अंग्रेजी सेना बनकर के तैयार हो गई, जो कि आगे चल करके उसी राज्य को नष्ट करने में, उसी राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने में सहायता इनको प्राप्त होती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब ऐसा हो गया तो जो देसी रियासतें होती थी, उनका जो अंग्रेजी सेना के प्रति या ब्रिटिश कंपनी के प्रति जो भी एक प्रकार से विरोध की जो भावना थी, वो भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये इससे जो सहायक संधि थी, इससे कंपनी को इस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रभाव की कि इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव में सबसे जो अहम प्रभाव पड़ा था वो यही था कि अंग्रेजी जो सेना थी, सेना पर इतना ज्यादा राज्यों का पैसा जो है खर्च होने लगा या व्यय होने लगा, जिससे क्या हुआ कि जो देसी रियासतें थी, इनकी एक प्रकार से जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से क्या हुई, चरमरा गई या यूं कहें टूट गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि लगभग 5 राज्य ऐसे थे जिनको लॉर्ड बेलजली की सहायता से इस सहायक संधि के अनुसार उनको ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर लिया गया था। तो यहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेलजली की सहायक संधि थी, इस सहायक संधि के अंतर्गत कितने राज्यों को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसमें सबसे पहले जो किया गया था 1798 ईस्वी में, वो था निजाम के साथ में, 1798। आप देखेंगे 1798 ईस्वी में निजाम के साथ में। उसके बाद में 1799 ईस्वी में जो मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य को भी इसी सहायक संधि के आधार पर विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, वाडियार वंश का जो शासक था कृष्णराज प्रथम, जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है रंगपट्टनम के युद्ध में, कृष्णराज को क्या किया जाता है, राजा बनाया, शासक बनाया जाता है, और उससे इसी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है।
उसके बाद देखेंगे 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में अवध का जो शासक था, इनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ये सही प्रकार से शासन नहीं चला रहे थे। इन पर जो है सहायक संधि के तहत जो है इनको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो आपने देखा 1798 ईस्वी में निजाम, 1799 में मैसूर राज जो था, 1801 में अवध के साथ में। उसके बाद 1802 में आप देखेंगे कि मराठा और पेशवा, मराठा के जो पेशवा थे इनके साथ भी जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है और इनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद 1803 ईस्वी में भोसले के साथ में, और फिर सबसे लास्ट में आप देखेंगे 1804 ईस्वी में जो सिंधियों को भी जो है इसी सहायक संधि के अंतर्गत उनको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। इसी के साथ साथ एक और गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। वो भी एक प्रकार से ऐसा ही कुछ नियम कानून लेकर के आए थे या नीति लेकर के आए थे जिससे कि भारतीय साम्राज्य को क्या किया जाए, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो उसको कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत, है ना, डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत, या यूं कहे राज्य हड़प नीति। तो ये जो व्यपगत का सिद्धांत क्या था इसके बारे में भी जाना जाए। तो जो व्यक्तिगत था इसका जो शाब्दिक अर्थ होता था, इसका मतलब होता था कि राज्य के ऐसे राजा जिनका कोई पुत्र ना हो, यानी कहने का मतलब है कोई उत्तराधिकारी ना हो, वो संतान विहीन हो, यही मतलब होता था व्यक्तिगत का। जैसे कोई राजा है, कोई शासक है, उसको जो है कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो बदले में वो क्या करता था, किसी भी पुत्र को, या उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं, उसको क्या करता था, गोद लेता था। गोद लेने की परंपरा भी थी, आप देखेंगे। तो जब गोद लेता था और उसको उस साम्राज्य का अपना क्या करता था, दूसरा जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। अंग्रेजों ने क्या किया, इसी पर रोक लगा दिया गया, जिसको हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहली जो इसकी विशेषता थी वो क्या थी कि इसमें इसके थ्रू क्या किया गया, जो भारतीय राज्य थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, 3 प्रकार के राज्यों में बांट दिया गया था। अच्छा, पहला राज्य कौन सा होता था, प्रथम राज्य क्या होते थे, इसमें गोद लेने की पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। गोद लेने की पूर्णतः क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, जो प्रथम राज्य थे ये ना तो ब्रिटिश के गुलाम थे और ना ही उनको जो है कोई टैक्स देते थे, ठीक है, उनको प्रथम सूची में रखा गया था। दूसरे जो सूची में रखे गए थे ये क्या थे, इसमें था कि अगर गोद लेना है, कोई भी शासक अगर किसी को गोद लेता है तो गोद लेने के पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, किससे, ब्रिटिशों से। अगर आपको गोद लेना है तो पहले आप अनुमति लीजिए ब्रिटिश कंपनी से, उसके बाद ही जो है आप गोद ले सकते हैं। तीसरी श्रेणी क्या थी, इस श्रेणी में देशी रियासतों को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, देशी रियासतों को शामिल किया गया था। इस तीसरी श्रेणी में किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाया गया था, यानी गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। गोद लेने की क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता थी। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो आपने देखा कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो भारत के जो राज्य थे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या था, इसमें गोद लेने की जो परंपरा थी उस पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। इस श्रेणी के अंतर्गत वो राज्य आते थे जिन पर ना तो अंग्रेजों का अधिकार था और ना ही वो अंग्रेजों को टैक्स देते थे। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वो ऐसे राज्य शामिल थे जो अंग्रेजों के अधीनस्थ थे और इसमें गोद लेने के पहले ब्रिटिश कंपनी से अनुमति ली जाती थी। अगर ब्रिटिश कंपनी उनको अनुमति देती तभी वो गोद ले सकते थे। और तीसरी जो श्रेणी थी उसमें देशी रियासतों को शामिल किया गया था। जो तीसरी श्रेणी थी इसमें गोद लेने की जो परंपरा थी इसको पूर्णतः क्या किया गया था, स्वतंत्र किया गया था। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था, ना ही ब्रिटिश कंपनी से इसको गोद लेने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भारत में सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, सतारा, जैतपुर, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो यहां से आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में सवाल भी पूछ लिया जाता है
ठीक है, इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है व्यक्तिगत सिद्धांत को, क्योंकि यहाँ से आपकी जो पेपर परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि जो सतारा था, जैतपुर था, झांसी था या नागपुर था, इनका जो विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में वो किस आधार पर किया गया था और कब किया गया था, इसका जो है सीक्वेंस सेट करिए, है ना। सबसे पहले कौन था, फिर कौन था, अभी आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे हम। तो सतारा जो राज्य का विलय किया जाता है इस नीति के द्वारा वो 1848 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद में जैतपुर का किया जाता है 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में जैतपुर का विलय होता है। फिर इसके बाद में आप संभलपुर देखेंगे, वो भी 1849 में भी किया जाता है। संभलपुर, इसका भी विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके बाद फिर आप उदयपुर देखेंगे, उदयपुर 1852 ईस्वी में किया जाता है। उदयपुर के बाद में फिर आप झांसी देखेंगे, झांसी जहां के शासक थे गंगाधर राव, उनका जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इस आधार पर जो है उनको भी क्या किया जाता है, जो झांसी साम्राज्य था उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये किया जाता है, जो झांसी साम्राज्य को मिलाया जाता है ये भी 1852 में 1852 ईस्वी में ही मिलाया जाता है। इसके बाद में देखेंगे नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर को का जो साम्राज्य था या जो क्षेत्र था, इसको भी क्या किया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1854 1854 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भारतीय जो साम्राज्य, जो भारतीय छोटे छोटे जो राज्य थे, इनको किस प्रकार से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। पहले क्या लाया गया था, सहायक संधि लाया गया। सहायक संधि के अंतर्गत आपने देखा निजाम, मैसूर, अवध, मराठा और पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सबको क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया, अधिकार कर लिया गया उन पे। उसके बाद में फिर जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, इस सिद्धांत के फलस्वरूप आप देख रहे हैं सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये जो छोटे छोटे देसी राज्य थे, इनको भी क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस प्रकार से जो ब्रिटिश जो कंपनी थी या इनके जो गवर्नर जनरल थे, वो किस प्रकार से जो है भारत पर अपनी एक प्रकार से पैठ जमाते हुए चले जाते हैं। और क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो प्रमुख शक्ति के रूप में या जो सर्वाधिक शक्ति जो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में रहे, यानी जो कहें वही जो ये एक प्रकार से आदेश दें या यूं कह सकते हैं कि इनका जो भी शासन जो व्यवस्था है वो इन्हीं के हाथ में रहे। इससे पहले जो कि मुगल सम्राट के हाथ में थी। हालांकि जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, इसके बड़ा स्तर पर इसका विरोध भी किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जैसे डलहौजी भारत छोड़ करके 1856 में जैसे ही डलहौजी यहां से जाता है, 1857 में भारत में देखेंगे कि कई सारे विद्रोह हो जाते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के रूप में। उसका यही कारण था कि इसमें जो भारतीय जनता थी उनमें क्या हो जाता है, एक प्रकार से विरोध की भावना जो है जागृत हो जाती है और कई सारा विरोध शुरू भी हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में जो है गोद लेने की जो परंपरा थी, इसको एक प्रकार से अनुमति दी गई है ना। इसका वर्णन किया गया है कि जो है गोद लिया जा सकता है। तो ये था व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन की बात कर लें जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया गया है। तो 2-4 सवाल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से जो है बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरा कथन आपका है कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी, द्वितीय संधि द्वारा कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो जिनको भी पता है इसका जवाब जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए अपना आंसर। तो आइए इसके उत्तर की हम लोग बात कर लें। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, ये हुई थी, आपको पढ़ाया गया कि जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती। इलाहाबाद में 2 संधियां हुई थी। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, तो इसमें क्या होता है कि जो शाह आलम था मुगल बादशाह, इनसे क्या किया गया कि ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बदले में 26 लाख रुपए शाह आलम को क्या किया गया, पेंशन के रूप में वार्षिक निर्धारित किया गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि द्वारा कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त होगी। हाँ, ये भी आपका सही है। आप देखेंगे कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है वो अवध के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच में होती है, यानी रॉबर्ट क्लाइव और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इनके बीच में ये संधि होती है। इस संधि के थ्रू आप देखेंगे कि जो अवध का क्षेत्र था, इलाहाबाद और कड़ा,
इस एरिया को मुगल सम्राट को दे दिया जाता है, उसके बाद का जो शेष क्षेत्र था उसको अवध को वापस कर दिया जाता है। बदले में अवध अपने क्षेत्र में एक अंग्रेजी सेना रखती है, वो भी अपने निजी खर्च पर। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी को यह अधिकार प्राप्त हो गया अवध में भी करमुक्त व्यापार करने का। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक है, तो एक सवाल और जल्दी से देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सामने युद्ध का नाम दिया गया और इसके सामने दिया गया है उस समय के भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलिस्ली, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है, कहने का मतलब है गलत है। तो देखिए बात करें हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, जिनको इसका जवाब पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है अपना आंसर दें। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से 1769, 1767-1769 के बीच में लड़ा गया था। उस समय जो भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वेलिस्ली। तो ये पहला युग्म आपका सही है। दूसरे की बात करते हैं, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था ये आप देखेंगे 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। उस समय जो भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड वाला भी आपका सही है। थर्ड की बात कर ले हम, तो तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये लड़ा गया था 1790 से 92 ईस्वी के बीच में। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आपको भी पढ़ाया गया जस्ट, ये भी आपका सही है। चौथा जो आपको पढ़ाया गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 1799 ईस्वी में लड़ा हुआ था। इस समय जो भारत का वायसराय था वो डलहौजी नहीं था, वो कौन था जी, लॉर्ड वेलिस्ली था। तो यही आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो डलहौजी नहीं होगा, क्या होगा, वेलिस्ली होगा। और वेलिस्ली फिर सहायक संधि को लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से और भी जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो लास्ट में जो है 2-3 सवाल आपको डेली इससे बताए जाएंगे। तो अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।